हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने सीडीपी के 10 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और फुल पेडागोजी के साथ मैं प्रश्नों को आपको समझाती हूँ। नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी आपके टैग वर्ड्स होते हैं उन्हें भी हम निकालना सीखते हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। प्रश्न है हमारा, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका है? ठीक है, यानी शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तालमेल बैठाने वाली, संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की या निर्देशक की? तो देखो राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर है आपका नंबर सी, सुगमकर्ता। यानी बच्चों के ज्ञान की रचना, ठीक है, और अर्थ का निर्माण करने की जो क्षमता होती है, यानी बच्चे स्वयं से ज्ञान की रचना करते हैं। ठीक है, बच्चे क्या है, वो स्वयं से ज्ञान की रचना करते हैं और स्वयं ही अर्थ का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें अब एक शिक्षक का क्या रोल होता है? देखो हमारी जो भी शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है और बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा गया है। तो इसमें सिर्फ शिक्षक क्या है, एक सुगम करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? राइट आंसर आपका हो गया नंबर सी, सुगमकर्ता की। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? अब यहाँ आपसे नहीं पूछा है और हमेशा आपको ये देखना है। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना। जो भी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो उनकी जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो उच्चतर यानी उच्च श्रेणी की होती है। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, और उच्च आत्म क्षमता, उनमें क्षमता होती है। ठीक है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है क्योंकि हमसे नहीं पूछा है, यानी एक विशेषता उनमें नहीं होती है। तो राइट आंसर है आपका नंबर सी, यानी निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं। ठीक है, निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। निम्न यानी बहुत ही कम, नीची, औसती यानी औसत, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, तो ये भी वो स्वयं से कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर सी, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? यानी पूर्व परंपरागत स्तर, कोहलबर्ग ने जो भी स्तर दिए हैं, ठीक है, इनके स्तरों को फिर दो दो भागों में बांटा गया है और 3 स्तर हैं इनके। तो जो भी पूर्व परंपरागत स्तर है, ठीक है, तो जब भी कोई नैतिक निर्णय लेता है तो नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति है, चाहे बच्चा है, कोई भी है, तो वो किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड। ठीक है, यानी वो अपने अंतर मन से ये पूछेगा कि इसका संभावित दंड क्या होगा। ठीक है, कोई भी नैतिक निर्णय लेते समय व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं को नहीं देखेगा, व्यक्तिगत मूल्य या पारिवारिक अपेक्षाएं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, ये देखो अगला प्रश्न है आपका, आज थोड़ा सा फास्ट आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। शिक्षार्थियों, शिक्षार्थी यानी अधिगमकर्ता, जो भी सीखने वाला है, ठीक है, और शिक्षकों के पास तो शिक्षार्थी होते हैं, छात्र ही होते हैं अधिगम करने वाले। तो कि वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक, शिक्षिका को चाहिए, शिक्षिका हो या शिक्षक हो, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। यह प्रकार नहीं है, प्रकार होगा आपका। ठीक है, प्रकार, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, बाद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। अब देखो इसमें क्या है कि यानी शिक्षिका को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या कर सकते हो? विद्यार्थी वैयक्तिक विभिन्नता, यानी प्रत्येक बच्चा भिन्न है आपका, कोई बच्चा जल्दी सीख सकता है, कोई बच्चा देर में सीख सकता है उसी चीज को, यानी बच्चे एक, देखो प्रत्येक बच्चा भिन्न होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा। ठीक है, क्योंकि सीटेट में जो भी है वो बच्चों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाना है।
तो प्रत्येक बच्चा भिन्न होता है, किसी में सीखने की क्षमता कम होती है, किसी में सीखने की ज्यादा होती है। कोई खेल विधि से सीखता है, कोई पढ़ाकू होता है, यानी हर तरह से हर बच्चा अलग होता है। शारीरिक हो क्षमता हो उसकी, चाहे मानसिक हो चाहे आर्थिक हो, तो प्रत्येक बच्चा भिन्न है। तो इस तरीके से शिक्षक होने के नाते उसको क्या करना है, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर ए, यानी अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, विविध प्रकार की, ठीक है, यानी विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियां उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। यहाँ आपसे नहीं पूछा है, यानी 3 आपके सिद्धांत हैं और एक नहीं है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बाल विकास बच्चे में। क्योंकि आप दुनिया के चाहे कोई भी बच्चा ले लो, सभी 9 महीने में ही पैदा होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ सभी बच्चों में जो दूध के दांत आते हैं, ठीक है, और फिर वो गिर जाते हैं, दोबारा आते हैं, यानी एक क्रम का पालन करते हैं। पहले बच्चा पेट के बल सरकना सीखेगा, फिर घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, तब चलना सीखेगा, और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो विकास क्या है, एक क्रम का पालन अवश्य करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो, ठीक है। तो यानी विकास के जो भी है वो सभी क्षेत्र क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ये भी आपका राइट आंसर है। विकास सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंत क्रिया का परिणाम होते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब आपसे नहीं पूछा है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। अब देखो सभी एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, अधिगम, क्योंकि अधिगम क्या है, सीखना हो जाता है आपका। तो कोई बच्चा जल्दी सीखता है और कोई बच्चा देर में सीखता है। अब जैसे कि चलना भी, कोई बच्चा आपका आपने देखा होगा कि 1 वर्ष से पहले ही चलना शुरू कर देता है, 9 महीने में, 8-9 महीने में। कोई बच्चा आपका 1 साल या 1.5 साल में, ठीक है, 1.5 साल में, कोई बच्चा 2 वर्ष तक, और यही बोलने की भी प्रक्रिया होती है। तो सभी का विकास और एक समान गति नहीं हो सकती है, चाहे वो अधिगम की हो चाहे वो विकास की हो। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको लगता हो कि मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझा पाई हूँ, तो प्लीज वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें, और कमेंट करके अवश्य बता दिया करें कि क्या जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। यानी आप बच्चे का आकलन करना चाहते हैं, ठीक है, बच्चे का आकलन करना चाहते हैं, तो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। अब आप पूरे साल पढ़ाते रहिए, बच्चे को पढ़ाते रहिए और सिर्फ लास्ट में ही आकलन करेंगे, तो ये सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है। और आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि आप सिर्फ एक बार शुरू में कर लो फिर लास्ट में जाके आप करो, ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। अब बाह्य एजेंसी आके बच्चे का आकलन करेगी, वो क्या आकलन कर पाएगी कि बच्चा किस चीज में, ठीक है, हो सकता है वो एक परीक्षा ले और परीक्षा का रिजल्ट, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चा बहुत अच्छा होता है लेकिन वो परीक्षा में उतना अच्छा नहीं कर सकता। तो ये सभी आपके गलत हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, यानी आपको शिक्षण के साथ ही साथ आकलन बच्चे का करना चाहिए, ठीक है। तो ये सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है, ठीक है, सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा है। अपसारी, अभिसारी, अहमवादी और साम्वेगिक। तो देखो सबसे पहले आपको ये सारी चीजें अवश्य जाननी होगी। आपका अपसारी और अभिसारी, ये यहाँ से प्रश्न आपका बहुत बनता है। अहमवादी यानी अपने बारे में चिंतन करना, साम्वेगिक जो भी हमारे संवेग होते हैं, तो साम्वेगिक चिंतन, ये दोनों हो गए। अब बात कर लेते हैं अपसारी की और अभिसारी की। अपसारी क्या है,
देखो मैं आपको समझा दूं कि अपसारी होता है यानी एक ही विषय वस्तु को कई तरीकों से सोचना, ठीक है, यानी एक ही विषय वस्तु को कई तरीकों से सोचना, इस तरीके से, ठीक है, कई तरीके से कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा क्यों होता है, और इसके कारण क्या है, और ठीक है, जैसे कि और अविसारी का क्या होता है कि एक बंधा बनाया प्रश्न हो, ठीक है, यानी बच्चे ने कई तरीकों से सोचा लेकिन फिर वो यहाँ से आके वो एक ही बिंदु पर मिल गया। अब देखो मैं इसे उदाहरण से समझाती हूँ, जैसे कि बच्चे से आपने पूछा कि हमारे देश की राजधानी क्या है, ठीक है, तो वो एक बंधा बनाया उत्तर देगा, ठीक है, नई दिल्ली, क्या कहेगा, नई दिल्ली। लेकिन अगर इसी प्रश्न को आप थोड़ा सा वेट करें, आप नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। लेकिन अगर बच्चे से यही पूछ लिया जाए कि हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली ही क्यों है, तब वो अलग अलग तरीके से सोचेगा, ठीक है, तो ये अपसारी हो गया और ये अपसारी हो गया। तो सृजनात्मकता से संबंधित है आपका अपसारी चिंतन। जब बच्चा अपसारी चिंतन करेगा तभी कोई चीज सृजन कर पाएगा, ठीक है, नया निर्माण कर पाएगा। यानी अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इस चिंतन के अंदर व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए होते हैं, उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे जली माचिस से भी लोग तरह तरह के होम डेकोरेट बना सकते हैं। यानी आप बच्चे से पूछ सकते हो कि इस चीज से क्या क्या बन सकता है, ठीक है, और इसके क्या क्या फायदे हैं, ऐसा क्यों होना चाहिए, यानी कहीं एक ही चीज को कहीं मायनों में सोचना। अगला प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते। अब देखो आपको क्या करना है, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे, इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो ये वीडियो भी आप अवश्य देखिएगा, ठीक है, आपको 1 बाय 1 सारी वीडियो मिल जाएंगी। और साथ ही साथ आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और सीडीपी के, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएंगे। अब प्लेलिस्ट बहुत से बच्चों को चेक करना नहीं आता है, तो सीधा सा है, आप हमारे चैनल के लोगो पे जाइए, जो भी आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो मेरा फोटो छपा हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो डैशबोर्ड खुलेगा और वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो वहां आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो वहां जाके उनको देखें। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनमें उनके लिए, ठीक है, ये थोड़ा गलत टाइप है, जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो देखो बच्चों के सीखने के बारे में है, यानी बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, और इससे वाइगोत्स्की सहमत होते। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि बच्चे समवयस्क यानी अपने जो भी उनके उम्र के बच्चे होते हैं, समवयस्क यानी उनकी उम्र के बच्चे होते हैं, और वयस्क यानी उनसे जो भी बड़े होते हैं, तो सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से ज्यादा सीखते हैं। अब देखो उनके लिए सिर्फ आकर्षक पुरस्कारों से ही अगर बच्चा सीखेगा तो ये सीखना नहीं होता है, और पशुओं की प्रयोगशाला तो ये भी गलत है आपका, और जहां भी बात दंड को लेकर आ जाए, नियंत्रित करने की आ जाए, ठीक है, तो ये भी आपके गलत ही हो जाते हैं, तो राइट आंसर आपका नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे। अब बच्चे क्या है, बच्चे कैसे होते हैं, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं, और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। रीतें बर्तन के समान होती हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है।
निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो अब राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर ए। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं। आपने देखा होगा छोटे-छोटे बच्चे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं अपने, और जो उन्हें जानकारी नहीं होती है तो प्रत्येक चीज को ऐसा क्यों है, ये कहाँ से आई है, ये क्यों होती है, इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न बच्चे पूछते हैं। ठीक है, अब देखो ये तीनों आपके क्यों नहीं होंगे? देखो खाली बर्तन नहीं होते हैं बच्चे बिल्कुल भी, कि जिसमें बड़ों ने जो भी ज्ञान भर दिया वही होता है। ज्यों का त्यों भी नहीं बच्चे लेते हैं सूचना को, तो ये भी नहीं होगा। और वयस्कों की बात बच्चे चिंतन नहीं करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो त्रुटियों से संबंधित आपका प्रश्न है। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। बच्चे जब त्रुटियां करते हैं तब शिक्षक सौम्य और उन्हें करने पर दंड न देता हो। ठीक है, यानी बच्चा जब भी गलतियां करे तो उन्हें दंड ना मिलता हो। चौथा ऑप्शन भी आपका देखते हैं। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। ठीक है, तो ठीक है, बच्चों की जो भी त्रुटियां हैं वो इसके लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उनसे काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। अब ये आपका गलत पॉइंट है, क्योंकि बच्चों की जो भी त्रुटियां हैं, ठीक है, तो त्रुटियां क्या है? अधगम का एक हिस्सा होता है। आपको ध्यान तो देना है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप बच्चे को उसके लिए दंडित कर दें। ठीक है, दंडित नहीं करना है। तो देखो इसको मैं आपको समझाती हूँ। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आप को सोचिएगा कि जब भी आप छोटे थे, स्कूल जाते थे और शुरुआत में जब भी हमें लिखने के लिए कार्य दिया जाता है या फिर मतलब कुछ भी, ठीक है, तो लिखने का कार्य हो, अक्षर बनाना हो या फिर याद करने का हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो, तो शुरुआत में सभी से गलतियां होती हैं। तो असावधानी के कारण भी नहीं है। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया, यानी जब भी हम कोई कार्य सीखते हैं तो उसमें त्रुटियां होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सीखने का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, त्रुटियां क्या है? सीखने का एक अभिन्न अंग है। जैसे कि हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो बिना गिरे हुए आज तक शायद ही कोई साइकिल चलाना सीखा होगा। तो गिरना, लगना, चोट लगना ये एक उसका साइकिल सीखने का एक अंग है। और त्रुटियां करते हैं तो शिक्षक को सौम्य और उन्हें न करने पर दंड न देता हो। ठीक है, ये भी आपका गलत हो गया। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका यही होगा। तो आज हमने फिर से 20 प्रश्नों को कर लिया है, यानी 10 प्रश्नों को 10 हमने पहली वाली वीडियो में सॉल्व किए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखना, क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाती है। और डेली हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहे तो मान के चलिए कि सीटेट आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब आपकी अभी से पकड़ बन जाएगी। देखो एक तो होता है आपका एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स भी आप अवश्य पढ़ते रहें और एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने के साथ साथ आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी करते रहें, जो कि आपको चैनल पर कराई जा रही है। और नोटिफिकेशन आपको मार्च तक मिल जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, क्या रणनीति अपनानी है, क्या करना है, वो सारी चीजें भी आपको दी जाएंगी। और सीटेट आप अपने आप से भी क्लियर कर सकते हो। ये कोई बड़ा कठिन परीक्षा नहीं है। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।